जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 2 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में मॉडल पेपर दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि अंतिम समय में दोस्तों आप सभी मित्रों को मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों लगाने। इतना दोस्तों यदि आप अंतिम समय में करके जाते हैं तो सबसे पहले आपकी टाइमिंग दोस्तों मेंटेन हो जाएगी और आपका पेपर भी दोस्तों बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि दोस्तों मॉडल पेपर पूरे सिलेबस से लिया जाता है। तो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको देखने के लिए दोस्तों मिल जाते हैं। इसलिए अंतिम समय में आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से लगाना है। और दोस्तों यदि आपके पास समय बचता है तो प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों लगा सकते हैं, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लगा सकते हैं। इतना सब कुछ देखने के लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिससे आपको सुविधा हो। उसका नाम है दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे आप सभी मित्रों को ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड कराया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी भी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे फटाक से आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। पर आपके पास इतना वक्त नहीं कि पूरा सिलेबस देख पाएं। तो दोस्तों जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में आपको समस्या है वो आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 3 सबसे पहले दोस्तों किस टाइप के प्रश्न आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला देखिएगा, कह रहा है किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? देखिए सब में 5 है, इसमें भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 है। तो आप जानते हैं क्या चलता है? 10वां जब दशमलव लगा होता है और दशमलव से पहली संख्या लें 382.159। तो दोस्तों जब दशमलव के इधर चलते हैं तो चलता है 10वां का मतलब दोस्तों होता है 1/10। और फिर दोस्तों चलता है 100वां का मतलब दोस्तों होता है 1/100। फिर दोस्तों चलता है 1000वां और मतलब 1/1000। जो मैं लिख रहा हूँ इसकी मल्टीप्लाई की जाती है। तो दोस्तों इसमें देखिए ध्यान समझिए, स्थानीय मान ऑब्जेक्टिव में स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैं 5 का इसे स्थानीय मान निकालना, जब 5 का स्थानीय मान निकालना दोस्तों तो 5 की जगह 5 लिख लीजिए, इसके बाद 1 लिखा तो वहाँ 0 लगा लीजिए पॉइंट। तो ये कितना आएगा दोस्तों? 0.05 दोस्तों इसका आएगा हमारा स्थानीय मान। इसका देखिए ये पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा लिया, ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट लगा लिया और क्या 1205 हो गया। यहाँ देखिए ये पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा लिया, फिर 5 है तो 5 लिख दिया, 5 इसका स्थानीय मान यही होगा। फिर पॉइंट लगा लिया, फिर 0.5। अब ध्यान समझिएगा। अब बताइए ये 0.05 है, ये 0.005 है और ये 0.5 है और ये 0.05 तो सेम है। यानी दोस्तों 0.5 सबसे बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान निकालने का सबसे आसान तरीका क्या? पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। जिस अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए कहता है तीर लगा लीजिए, उस अंक को वहां पर लिख लीजिए, उसके बाद पॉइंट और उस अंक जिस अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए कहता है उसके बीच में जितने भी अंक हो उतने 0 लगा दो। जैसे यहाँ पर 1 अंक था तो 1 0 लगाया। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कितने अंक थे? यहाँ पर 2 अंक है, मतलब 1 0 भी अंक माना जाएगा, तो यहाँ पर हमने 2 0 लगाए। यहाँ पर 1 अंक नहीं था पॉइंट और जिस नंबर का स्थानीय मान निकालना है तो 1 नहीं लगाए। यहाँ पर 2 1 है इसलिए 1 0 लगाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरीके से स्थानीय मान निकाल लेंगे। दशमलव वाले दोस्तों ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। इंटीजर्स बात कर रहा है, क्रमागत 2 पूर्णांक। तो मान लेते हैं 2 और 3, तो पहला 2 है उसके बाद 3, तो क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर का दोस्तों मतलब होता है बड़े से छोटे को घटाना। देखिए 3 और इसमें से 2 घटाइए कितना आएगा? 1। अच्छा धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक दूसरे ले लेते हैं, -2 और -3, -2 और -3। बात समझे? अब देखिए -2 बड़ा होगा कि -3 बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर -2 बड़ा होगा, माइनस की संख्या है। चलिए माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, तो बड़े से छोटे को घटाना होता है। चलिए -2 में से -3 जाएगा, तो जब -2 में से -3 जाएगा क्या हो जाएगा? -2 और माइनस प्लस, और -2 + 3 कितना? 1 ही तो आएगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो चाहे धनात्मक पूर्णांक ले चाहे ऋणात्मक पूर्णांक ले, क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर हमेशा दोस्तों क्या होगा? 1 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा, कह रहा है किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाता है? सिंपल सा है, 1/4 मतलब 1/4 कितने प्रतिशत कहलाता है? तो 1/4 मतलब 25% होगा कि नहीं होगा? भाई इसको क्या करेंगे? 100 से गुणा कर दें
और 100 से क्या कर दे, भाग कर दें, है कि नहीं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 आया, और 1/100 का मतलब प्रतिशत होता है, तो मैंने बहुत पहले होता है, कहीं पर 1/100 लिखा, उसके जगह प्रतिशत से लगा सकते हैं। प्रतिशत मतलब क्या, 1/100, और कहीं पर 1/100 लगा, उसके जगह प्रतिशत लगा सकते हैं, यानी 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला ही सही हो जाएगा। समझ में, कि नहीं समझ में। और वैसे भी सिंपल है कि 1/4 मतलब 25% ही तो होगा। अगर कह रहा है माइनस का 2x² माइनस का x² प्लस 4x का मान होगा, सिंपल सा इसको ओपन करें ब्रैकेट, तो माइनस का 2x² हो गया, और माइनस प्लस माइनस का x² हो गया, और माइनस प्लस माइनस का 4x हो गया। ठीक है, क्या माइनस का 2x² हो गया, माइनस प्लस माइनस का x² होगा, माइनस प्लस माइनस का 4x होगा। देखिए माइनस का 2x² माइनस का x² माइनस का 3x², जब भी दोनों माइनस के हों तो वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, साइन माइनस का ही रहता है, और माइनस का 4x। देखिए कोई ऑप्शन है यहाँ, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। तो दोस्तों देखिए इसमें माइनस यदि हम कॉमन ले लें, जब दोस्तों इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या 3x² बचेगा, और माइनस जब कॉमन हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x। ये देखिए कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर चौथा, माइनस का बाहर है 3x² प्लस 4x, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चौथा सही हो जाएगा। क्लियर हुई, कितनी बात कितनी क्लियर हुई। चलिए अगला, पांचवा और अंतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह रहा है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, देखिए कोटिपूरक कोण कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं, या बृहत्त कोण कहते हैं। ध्यान समझिए, कोटिपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, जैसे यहां लिखा होता जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है दोस्तों, तो उसे कहते हैं कोटिपूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं, जब दो कोण से एक रेखा, ये एक कोण दोस्तों यहां मान लेते हैं, जैसे एक रेखा ये हो गई, अब देखिए एक रेखा ये, तो इसमें देखिए एक कोण ये मान लेते हैं हमारा, ये बना 40 डिग्री का और ये बना 50 डिग्री का। ठीक है, एक 40 डिग्री का, एक 50 डिग्री का। अब देखिए इसमें एक क्या होता है, दो कोण होते हैं, देखिए जिसकी एक भुजा क्या होती है, कॉमन होती है। देखिए एक भुजा क्या होती है, कॉमन होती है, मतलब दो कोणों के शीर्ष एक ही जगह मिले। जैसे एक कोण दोस्तों, जैसे नाम देते हैं हम ए बी और सी और डी, तो देखिए एक कोण बनना डी बी सी 40 डिग्री, दूसरा कोण बनना ए बी डी 50 डिग्री, पर इन दोनों कोणों के शीर्ष तो बिंदु बी ही पर मिल रहे हैं, और एक भुजा, ठीक समझ आया नहीं समझ पा रहे, ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और यदि हमने पूरा कोण देखिए यहां से यहां तक देखिए तो 90 भी बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो दोस्तों आसन्न कोण समझे कि नहीं समझ गए। अब दोस्तों बृहत्त कोण, बृहत्त कोण दोस्तों क्या होता है, बृहत्त कोण ध्यान समझिएगा, ऐसा कोण जिसमें थीटा का मान दोस्तों क्या हो, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से बड़ा हो, 360 डिग्री से छोटा होता है, ऐसे कोण को हम बृहत्त कोण कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इसके आगे दोस्तों हम चर्चा करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। नोट करिए फटाफट। हो गया, आसन कोण समझ पाएंगे दोस्तों कि नहीं समझ पाए, दोबारा समझा था क्या मैंने बताया, जैसे कि अभी बताया, जैसे ये कोण है, अभी मैंने दिया क्या, इधर एक कोण लिया, नाम दिया था ए बी सी, दोबारा समझा दे रहा हूं, और ये कोण डी ले लिया, ये मैंने 40 बनाया और ये 50 बना। तो मैंने क्या बताया था, जब एक भुजा क्या हो, एक भुजा कॉमन हो और जो दो कोण बनना, एक कोण डी बी सी बनना, दूसरा कोण ए बी डी बनना, एक कोण डी बी सी बनना, दूसरा कोण ए बी डी बनना, इन दोनों कोणों में दोस्तों एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। देखिए बी डी भुजा उभयनिष्ठ, जब हम बी डी बी सी बोल रहे हैं तब भी आ रही है बी डी भुजा, और जब हम ए बी डी बोल रहे हैं तब भी हमारी बी डी भुजा है। तो एक भुजा कॉमन हो और इन दोनों कोणों का शीर्ष भी एक जगह पर हो। जब दो कोणों का शीर्ष एक ही बिंदु पर हो और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है तो उसे आसन्न कोण कहते हैं। तो समझ गए ना, आपको दोबारा समझा दिया। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी प्रशिक्षुओं तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। जैसे आप अंतिम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कर पा रहे हैं, उसी प्रकार दोस्तों आपके अदर भाई बंधु भी, अपने मित्र आपके जो हैं वो भी दोस्तों बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो ये आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी है कि वीडियो को अपने अपने हिस्से से शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, आप दोस्तों चर्चा करते हैं किसकी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों
6। छठा दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है कि, ध्यान समझिएगा, छठा प्रश्न कह रहा है रोहित के पास 4x माइनस का 3y प्लस का 7z आम है। ठीक, आगे दोस्तों आपसे कहता है उसमें क्या हुआ, माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 7z उसमें माइनस का 2x माइनस 3y प्लस 7z आम अपने भाई को दे दिया, अपने भाई को दे दिया। आगे भैया आपसे कहता है अब उसके पास कितने आम बचे, अब उसके पास, उसके मतलब किस, रोहित के पास, अब उसके पास कितने आम बचे। ध्यान समझिएगा दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है पर समझिएगा ध्यान से। आपसे कह रहा है रोहित के पास इतने आम है, तो दोस्तों क्या दिया है, दिया है रोहित के पास आम बराबर कितने आम भैया हैं, कितना कह रहा है 4x माइनस का 3y प्लस का 7z। और रोहित के भाई के पास आम कितने, तो रोहित के भाई के पास आम बराबर, तो रोहित के जो भाई के पास दोस्तों आम है कितने, माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 7z। दोस्तों प्रश्नानुसार ध्यान समझिएगा, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ध्यान समझिएगा, कह रहा है अब उसके पास, कह रहा है रोहित के पास इतने आम है, उसमें से इतने आम अपने भाई को दे दिए, इतने आम थे इतने दे दिए। जैसे कहते हैं रोहित के पास 100 आम थे, उसमें से 30 आम अपने भाई को दे दिया, तो 100 आम रोहित के पास से 30 आम अपने भाई को दे दिया, तो बताओ रोहित के पास कितने आम बचे। सिंपल है, 100 में से आप 30 को घटा देंगे तो कहेंगे सर रोहित के पास 70 आम बचे, यही तो कहेंगे। इसी प्रकार रोहित के पास इतने आम थे, इतने भाई को दे दिया, तो कितने बचे, तो रोहित के पास जितने आम थे उसमें से ये घटा दें, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, लिखेंगे रोहित के प्रश्नानुसार रोहित के पास शेष आम बराबर कितना है दोस्तों, क्या करेंगे 4x माइनस का 3y प्लस का 7z में से माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 7z घटा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4x माइनस का 3y प्लस का 7z और माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 3y और कितना माइनस प्लस माइनस का 7z। अब ध्यान समझिएगा, देखिए प्लस का 7z और माइनस का 7z कैंसिल होगा सेम में, बाकी दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, क्या बचेगा। अच्छा देखिए माइनस का 3y और प्लस का 3y भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 4x प्लस का 2x यानी कि दोस्तों 6x, कितना 6x। तो क्या लिखेंगे, अतः रोहित के पास शेष आम बराबर 6x। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 7 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 7 देखिएगा, कह रहा है एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में, एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 28 किलोमीटर जाता है, 28 किलोमीटर जाता है। आगे भैया आपसे कहता है कि 4 से 3/2 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगा। 4 से 3/2 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर
जाएगा, कितनी दूर जाएगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए, कितना आसान है। आपसे भैया कह रहा है एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 28 किलोमीटर जाता है, तो क्या दिया है 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में स्कूटर जाता है बराबर 28 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 सही 3/2, मतलब 4 सही 3/2 का लीटर का मतलब दोस्तों क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करें 4 दूनी 8 3 11, यानी कि 11/2 लीटर। चाहे हम कहें 4 सही 3/2 लीटर कहें, या हम कह सकते हैं 11/2 लीटर, बात एक ही, 2 चक्कू 8 और 8 3 11, तो बटे 2 लीटर पेट्रोल में स्कूटर जाएगा बराबर, क्या करेंगे, 11/2 गुणे 28, काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 14 आ जाके, तो 11 चौक 44 और 11 चौक 44, 11 एकम 11 चाहे 15, इतने किलोमीटर, 154 किलोमीटर जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख लीजिएगा, अतः 11 सही या अतः 4 सही 3/2 लीटर में स्कूटर जाएगा बराबर 154 किलोमीटर। लिख लेंगे क्या, यहाँ लिख लीजिएगा भैया, अतः 4 सही 3/2 लीटर पेट्रोल में स्कूटर जाएगा बराबर 154 किलोमीटर। ठीक भैया, अगला देखिएगा, 7वें के बाद दोस्तों 8वां कह रहा है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। आगे दोस्तों आपसे कहता है, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए। आप ध्यान समझिएगा, आसान प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। नोट हो गया, देखिएगा कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा हुई जिसमें 100, भाई कोई परीक्षा होती उसमें मान लेते कि 100% बच्चे सम्मिलित होते, 100% बच्चे सम्मिलित हुए और उसमें से 75% बच्चे फेल हो गए, पास हो गए। तो आपसे कह रहा है यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे, कितने बच्चे बैठे, 1500 बच्चे बैठे हो, मतलब जो एग्जाम हो रहा है उसमें 1500 बच्चे बैठे हो, तो कुल कितने बच्चे फेल हो गए, मतलब अनुत्तीर्ण हो गए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे क्या दिया है परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी बराबर, सम्मिलित विद्यार्थी या बच्चे, परीक्षा में कुल बैठे बच्चे बराबर या परीक्षा में सम्मिलित बच्चे का कितना, 1500। ठीक है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण पहले उत्तीर्ण कर ले, परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चे, ये क्या है प्रतिशत में, अनुत्तीर्ण बच्चे प्रतिशत में, तो दोस्तों कितने, 75%। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चे वो भी किस में निकालेंगे, प्रतिशत में। तो दोस्तों देखिए मैंने अभी बताया कि 100% बैठते हैं, उसमें से 75% पास हो गए, तो बच्चे कितने दोस्तों, 25% बच्चे फेल हो गए। पर आपसे पूछा है कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो लिखेंगे अनुत्तीर्ण परीक्षा में
परीक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चे या बच्चों की संख्या बराबर टोटल कितने दोस्तों हैं? 1500 हैं। कितने? टोटल 1500। 1500 का 25% क्या हुए? फेल हुए। 1500 का 25% फेल हुए। निकाल लीजिए कितना आएगा? 1500 गुणे 25 और प्रतिशत का मतलब 1/100। ये तो मैंने पहले भी बताया। प्रतिशत का मतलब कितना? 1/100 होता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15 पचे 75 हंसना है 7, 15 दूनी 30 और 7 37। 375 बच्चे हमारे क्या हो गए? अनुत्तीर्ण होंगे। तो क्या लिखेंगे? अतः, यहाँ लिख लीजिएगा अतः परीक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या, अतः परीक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या 375। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। है आसान, ठीक है, पर आप जब तक लगाएंगे नहीं, आपको आता नहीं होगा तरीका, तो लगाएंगे कैसे? चलिए अगला 9वां नंबर दोस्तों देखिएगा। 9th दोस्तों आपसे कह रहा है बहुत ही ध्यान से कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है। आगे दोस्तों आपसे कहता है एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। 9 सेकंड में पार कर लेती है। आगे दोस्तों आपसे कहता है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। किसकी? रेलगाड़ी की। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा का किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, आसान दोस्तों है। नोट हो गया? देखिए आपसे दोस्तों कह रहा है क्या? कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, ठीक है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या लिखेंगे? दिया है दोस्तों क्या? रेलगाड़ी की लंबाई, ये दोस्तों जो रेलगाड़ी की लंबाई इसको दूरी मानेंगे, तो दूरी बराबर 270 मीटर। चाहो तो पूरा लिख सकते हो, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 270 मीटर, ऐसे भी पूरी लाइन में लिख सकते हैं। एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो दोस्तों लिख सकते हैं रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में लगा समय दोस्तों कितना? 9 सेकंड। दोस्तों पूछा क्या आपसे? उसकी चाल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा क्वेश्चन है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, जानते कि नहीं? चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान समझिएगा, दूरी दोस्तों 270 है, समय दोस्तों आपका 9 है, तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 30 27 30। पर ये आएगा किस में? मीटर पर सेकेंड। ये आया हमारा मीटर पर सेकेंड। पर दोस्तों आंसर किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान समझिएगा, 30 और आप जानते हैं कि क्या 1 किलोमीटर बराबर दोस्तों जो होता है 1000 मीटर। तो दोस्तों यहां से 1 मीटर बराबर निकालेंगे, कितना आएगा? 1/1000 किलोमीटर। यानी कि जहां पर मीटर लिखा उसकी जगह पर लिख सकते हैं क्या? 1/1000 किलोमीटर। 1/1000 और फिर बटे 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में देखिए, 1 सेकेंड हमें लाना घंटे में, तो आप जानते हैं 1 घंटा बराबर दोस्तों होता है 60 सेकेंड, नहीं 60 मिनट होता, सॉरी 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में दोस्तों आप जानते हैं 60 सेकेंड, 60 गुणे 60 3600 सेकेंड होता है। यानी जहां पर 1 घंटा होगा वहां पर क्या लिख सकते हैं? 60 गुणे 60 सेकेंड। ये तो समझ गए ना, इसको ज़्यादा पढ़ूँ। अच्छा यहाँ से यदि हम 1 सेकेंड बराबर निकालेंगे तो 1 सेकेंड बराबर दोस्तों कितना? 1/60 गुणे 60 घंटा। यानी कि जहां पर सेकेंड है उसकी जगह क्या लिखेंगे? 1/60 गुणे 60
1/60 गुणे 60, ये हमारा है किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, घंटा लिखा भैया। ये हमारी चाल है, क्या है चाल, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 टर्म हो गए तो ऊपर 30/1000 और गुणे 60, ये हमारी चाल आ रही है। सॉल्व करते हैं तो ध्यान समझिएगा, 1 2 1 से 1 0 से 0 कर गए, 0 से 1 कर गए, मल्टीप्लाई कर लें तो 36 और 36 और 3 108, तो चाल 200 कितनी आ जाके 108 भाई 36 6 3 18 और 3 18 और 3 3 9 1 10 108 ही तो होगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लिख सकते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, घंटा लिखा दोस्तों। ठीक है, चलिए आप दोस्तों चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 10 की, ध्यान से देखिएगा। अति लेखों का दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ध्यान समझिए। कैसे करेंगे इसको, रब करूं आपसे दोस्तों कह रहा है क्या कि यदि x + 1/x = 2 है, क्या दिया है x + 1/x = 2, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर। देखिए दोनों पक्षों को जब हम स्क्वायर करेंगे तभी हमें मिलेगा, तो x + 1/x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 2। अब देखिए a + b का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, इस आइडेंटिटी से परिचित है। a + b का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों होता है क्या, a² + b² + 2ab। अब देखिएगा यहाँ पर a की जगह पर दोस्तों x है, b की जगह पर 1/x है, तो फार्मूले में मतलब जो इस आइडेंटिटी है इसमें जहाँ पर a वहाँ पर x रखेंगे, जहाँ पर b वहाँ पर 1/x रखेंगे, तो क्या हो जाएगा a² यानी कि x² + 1/b² यानी 1/x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 × a यानी कि x + 1/xb बराबर 2 का स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ देखिए ये कैंसिल होगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो दोस्तों हमारे पास बचेगा क्या x² + 1/x², क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x² + 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ध्यान समझिए x² + 1/x² = 4 - 2, प्लस का 2 बराबर हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या x² + 1/x² बराबर 2। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए, ये सारे प्रश्न दोस्तों आसान है, नोट करते रहिए। दोस्तों अंतिम प्रश्न देखिएगा 11 नंबर, अति लघु का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है, उसके बाद दोस्तों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न चालू हो जाएंगे। ध्यान समझिए 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है दो संख्याओं का मासा एवं मासा 5 एवं लासा 60 है। उनमें पहली संख्या 15 है, लासा 60 है। इनमें पहली संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या बताइए, अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, आसान प्रश्न है। आपसे कह रहा है
क्या कि दो संख्याओं का मासा, तो दिया क्या है, दिया है दो संख्याओं का मासा, तो मासा बराबर दोस्तों दे रखा 5 और लासा बराबर दो संख्याओं का दे रखा है 60 और पहली संख्या दोस्तों दे रखी है हमारी, पहली संख्या बराबर दोस्तों हमारी 15। तो आपसे पूछा क्या दूसरी संख्या, तो चाहो तो मान लो दूसरी संख्या या दूसरी संख्या ही रहने दो, दूसरी संख्या बराबर x, चाहो दूसरी संख्या x मान लो या दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या ही रहने दो। तो दोस्तों क्या होता है आप जानते हैं, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या, संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए लासा कितना हमारा 60 है, गुणे मासा हमारा 5 है, पहली संख्या हमारी 15 है और दूसरी संख्या हमारी x है, यानी यहाँ से x बराबर 260 गुणे 5/15। मल्टीप्लाई मत करिएगा, देखिएगा ये कटेगा भाई, जो गुणे में होता है बट्टे में आता कि नहीं जाता, इसलिए हमने 15 को बट्टे में भेज दिया। देखिए 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, x बराबर दोस्तों 20 आया जाके। तो दोस्तों फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 4 पंचे 20 होता है कि नहीं, अतः आप इसी के नीचे लिखिएगा, अतः दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर 20, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगला दोस्तों देखिएगा, अब लघु समाप्त हो गए। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं और लघु उत्तरी प्रश्नों की, ध्यान समझिएगा, लघु उत्तरी प्रश्न। तो यहां से दोस्तों चालू होते हैं आपके लघु उत्तरी प्रश्न। कहता दोस्तों 12 नंबर दोस्तों आपसे कहता है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष 25 वर्ष छोटा है। आगे भैया कहता है 25 वर्ष छोटा है, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो, पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या होगी। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे, अच्छा प्रश्न है, आयु से संबंधित। आपसे दोस्तों कह रहा है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा, जो अब्दुल है अपने पिता से 25 वर्ष छोटा, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो। 10 वर्ष पूर्व पिता की जो उम्र है अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या होगी। दोस्तों ध्यान समझिएगा, मानेंगे, माना जब भी बाप और बेटा मतलब पिता और पुत्र हो तो पुत्र की उम्र मानेंगे, और जब भी पुत्री और माता की बात कहे तो पुत्री की उम्र मानते हैं। तो माना अब्दुल की उम्र बराबर x वर्ष, मान लेते हैं अब्दुल x वर्ष का है, तो कह रहा 25 वर्ष छोटा, कह रहा अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, पिता की उम्र कितनी, x प्लस 25 वर्ष। अब ये मत कहना कि छोटा है, सर कहा कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो छोटा होगा कि नहीं भाई। जैसे मैं कहूँ कि आज आपकी जो उम्र है आपके पिता से जो 20 वर्ष कम है, आपके पिता से 20 वर्ष कम है, तो बताओ आपके पिता की उम्र क्या। तो मान लेते हैं कि सर आपकी उम्र जो इस समय है वो 20 साल की है, मान लेते हैं कि आप इस समय 20 साल के हैं, तो पिता की उम्र क्या होगी, 40 साल हो जाएगी। यदि आज आप 15 साल के होंगे तो आपकी उम्र पिता से कितनी है, कितनी कम है, 20 साल कम है। तो आज यदि आप 15 साल के हैं तो पिता कितने साल का होगा, 20 साल कम है, तो यानी कि पिता 35 साल का होगा, तभी तो आप 20 साल कम होंगे। तो वही चीज यहाँ कह रहा है, आगे कह रहा है यदि 10 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले 10 वर्ष पूर्व
अब्दुल की, अच्छा यहाँ पूछा क्या है, अब्दुल की वर्तमान उम्र। अच्छा तो मैंने खाली यहाँ अब्दुल की उम्र लिखा है, चाहे अब्दुल की उम्र लिखे और चाहे अब्दुल की वर्तमान उम्र, चलो मैं लिखे दे रहा हूँ, अब्दुल की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। अच्छा जब भी खाली अब्दुल की उम्र लिखा था तब भी दोस्तों अब्दुल की वर्तमान उम्र की ही चर्चा हो रही थी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? x + 25 वर्ष था ना। चलिए माना क्या, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की उम्र, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की उम्र, अब की उम्र ध्यान समझिए, अब्दुल आज x वर्ष का 10 साल पहले कितने का होगा, x - 10 वर्ष का। अरे जैसे कहें मैं आज आप 15 साल के मान लेते हैं, या मान लेते हैं आज आप 20 साल के हैं, तो 10 साल पहले कितने के होंगे, तो कहेंगे सर 10 साल के होंगे, 20 में से 10 घटाएंगे तब भी तो दोस्तों 10 आएगा। वही हमने किया, 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, तो पिता की उम्र कितनी होगी दोस्तों, आज पिता कितने साल का है, x + 25 का, तो 10 साल पहले कितने का होगा, इसमें 10 घटा देंगे तो दोस्तों कितना आएगा वर्ष, यानी कि कितना हो जाएगा x प्लस का 25 माइनस का 10 प्लस का 15 वर्ष, कितने का, 10 वर्ष पहले पिता का था। अब आगे कह रहा है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि पहले लिख लीजिए 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र से 6 गुनी है, तो पिता की उम्र कितनी, x + 15, अब्दुल की कितनी है 10 वर्ष, x - 10। अब आपसे कह रहा है कि ध्यान समझिए, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो पिता की उम्र x + 15, पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो, पिता की जो उम्र है अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही, तो कौन 6 गुना, पिता, इसलिए दोस्तों पुत्र में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बीच में हमें बराबर लगाना, जो कहेगा उसका उल्टा करेंगे। पिता की उम्र का 6 गुना, इसलिए मैंने पुत्र में 6 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि हमें बीच में बराबर लगाना। सॉल्व कर लीजिए, आंसर ले लीजिए, x + 15 बराबर 6x और कितना 60 हो गया, इस x को उठा के उधर लाइए, 60 को उठा के इधर लाइए, तो 15 और प्लस 60 बराबर ये कितना 6x ऐसे रहा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, यानी दोस्तों हमारा कितना आएगा, ध्यान समझिएगा, 15 60 75 बराबर 5x, यानी दोस्तों यहाँ से x बराबर 75/5 काट लीजिए, 75/5 यानी कि 5 एकम 5 5 एकम 5 5 25, 5 एकम 5 5 25, यानी कि x बराबर दोस्तों आपका आया कितना 15 वर्ष। दोस्तों x की वैल्यू 15 वर्ष आ गई। अब देखिए आप इसको इसी के नीचे नोट करिएगा, तो कह रहा तो अब्दुल की वर्तमान उम्र बताइए, तो आपने अब्दुल की वर्तमान उम्र कितनी मानी थी x वर्ष, तो क्या लिखेंगे, अतः अब्दुल की वर्तमान उम्र बराबर कितनी 15 वर्ष। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। और यदि यही कहता तो पिता की उम्र बताइए, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी, x + 25, तो क्या 15 और प्लस 25 कितना हो जाता 15 + 25 40 हो जाता है कि नहीं, तो पिता की उम्र 40 हो जाती है, अब्दुल की उम्र तो 15 वर्ष आ ही गई। आप ध्यान समझिएगा। अब दोस्तों आगे में प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, इतना तो नोट कर लिया होगा, ध्यान से देखिए 13 नंबर, 13 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 8/13 है। छोटी संख्या 105/52 है, छोटी संख्या 105/52 है। आपसे कहता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, आपसे कह रहा है कि कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 8/15, दो संख्याएं जिनका अंतर करेंगे तो 8/15, छोटी संख्या 105/52 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करेंगे, मानेंगे माना, पहले लिख लो दिया क्या है, दिया लिख लीजिए, दिया है
क्या, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर दोस्तों 105/52। तो दोस्तों मान लेंगे बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या तो क्या कहा था, दूसरी संख्या, यानी बड़ी ही तो होगी, तो या करें दूसरी संख्या, चाहे बड़ी संख्या लिखिए चाहे दूसरी संख्या लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, बराबर x। ठीक है, या दोनों भी लिख देंगे उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब ध्यान समझिएगा, प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 8/13 है। अंतर का दोस्तों मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया भी ऑब्जेक्टिव में, कि अंतर का मतलब होता है बड़े से छोटे को घटाना। तो बड़ा दोस्तों क्या हमारा यहाँ x है और छोटा क्या है 105, तो x में से 105/52 घटा देंगे, किसके बराबर हो जाएगा 8/13 के। अब इसको उठा के उधर भेजिए, x की वैल्यू चाहिए ना, तो 8/13 और माइनस का हो जाएगा प्लस का 105/52 हो गया। देखिए यहाँ 52 एलसीएम ले लें, तो जब 52 एलसीएम लेंगे 13 चक्कू 52 होता है, 4 है, 8 चक्कू 32 और प्लस 105 सॉरी। तो दोस्तों कितना हो जाएगा x बराबर यहाँ से ये 32 लिखा, 2 5 7 और 3 और 1 137/52। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे नीचे, मैं आगे लिख दे रहा हूँ, आप इसी के नीचे लिखिएगा। अतः क्या पूछा था, दूसरी संख्या, तो अतः दूसरी संख्या बराबर 137/52, 137/52। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो चुका, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिएगा 13 के बाद 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 14 नोट करते रहिए दोस्तों, फटाफट नोट करिए। 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है नीचे दी गई सारणी, नीचे दी गई सारणी, नीचे दी गई सारणी कक्षा 5 के बच्चों के स्कूल आने के, कक्षा नीचे दी गई सारणी कक्षा 5 के बच्चों, कक्षा 5 के बच्चों के स्कूल आने के लिए उपयोग में लाए गए, कक्षा 5 के बच्चों के स्कूल लाने के लिए उपयोग में लाए गए, उपयोग में लाए गए साधनों का विवरण दिया गया है। लाए गए साधनों का विवरण दिया गया है। आगे दोस्तों आपसे कहता है इसे पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए, इसे पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए या प्रदर्शित कीजिए, निरूपित कीजिए। देखिए एक टेबल बनी है, टेबल को बनाते हैं फटाफट। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा टेबल में दोस्तों कह रहा है यातायात का साधन है, यातायात का साधन। दूसरे नंबर यहाँ पे देगा शिक्षा, नीचे शिक्षार्थियों की संख्या, यातायात का साधन और शिक्षार्थियों की संख्या है, ध्यान समझिएगा। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से यातायात हैं दोस्तों। सबसे पहले हैं पैदल, पैदल 18 लोग आते हैं। उसके बाद दोस्तों साइकिल से 10 लोग हैं, साइकिल 10। फिर दोस्तों हैं रिक्शा 8, रिक्शा 8। फिर दोस्तों मोटरसाइकिल स्कूटर, मोटरसाइकिल आब्लिक स्कूटर, मतलब कुछ मोटरसाइकिल से आते कुछ स्कूटर से आते हैं। उसमें से दोस्तों हैं आपके पास कितने 9, बाकी अन्य साधन से भी आते हैं अन्य।
अन्य दोस्तों हैं 15। फिर दोस्तों उसके आगे है योगफल। योगफल मतलब 60 बच्चे हैं, तो अच्छा 5 में 60 बच्चे हैं जिनका विवरण दे रखा। आप ध्यान समझिएगा, अब इसे हमें पाई चार्ट द्वारा बनाना है। सबसे पहले दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको? यातायात का साधन लिखिए, यातायात के का साधन आसान है, ध्यान समझिएगा। फिर शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या। फिर दोस्तों बनेगा त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण। आप ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों क्या कह रहा है? सबसे पहले दोस्तों कैसे आते हैं? पैदल, तो पैदल 18 है। उसके बाद साइकिल से दोस्तों 10 हैं। फिर रिक्शा से दोस्तों जो हैं 8 हैं। फिर मोटरसाइकिल या स्कूटर, इससे दोस्तों कितने हैं? 9। फिर दोस्तों अन्य दोस्तों आपके पास 15 हैं। इन सभी का योगफल हमें दे रखा है। क्या योगफल? लाइन थोड़ा नीचे खींचे। योग दिख रहा है कि नहीं? योगफल यहाँ दिखेगा, दिखना चाहिए। योगफल ये कितना? 60 दे रखा। यहाँ निकालेंगे तो डिग्री वाला तो आ जाएगा, यहाँ पे 360 डिग्री आएगा। ये मैंने पहले लिख दिया, जब आप जोड़ेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है शिक्षार्थियों की संख्या, तो 18 है। देखिए कितने शिक्षार्थी हमारे पास? 18 जो हैं वो पैदल आते हैं, और टोटल कितने हैं? 60। टोटल कुल कितने? 60। और त्रिज्यखंड का कोण लगाना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला कितना है? 10/60 गुणे 360। अगला 8/60 गुणे 360 डिग्री। अगला 9/60 गुणे 360 डिग्री। अगला दोस्तों 15/60 गुणे 360 डिग्री। ये समझ पाए कि नहीं? जितने शिक्षार्थी आते हैं वो ऊपर रखना है। जैसे रिक्शा से 8 आते हैं तो 8 ऊपर रखा, कुल कितने हैं नीचे रखा। गुणे त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड कितना मतलब कितना कोण बनता है? 360 का। आप ध्यान समझिएगा। 0 से 0 गए, 6 बचेगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी 6 बचेगा। यहाँ सब जगह ये तो 6 ही बचेगा। यहाँ भी 6 बचेगा, सब 6 डिग्री बच रहे हैं। और यहाँ भी दोस्तों हमारा 6 डिग्री बचेगा। मल्टीप्लाई कर लें तो 108 डिग्री हुआ। 10 छक्का 60 डिग्री हुआ, और 8 छंग 48 डिग्री हुआ जाके, और 9 छाक 54 डिग्री हुआ जाके, 15 छक्का 90 डिग्री हुआ जाके। ये दोस्तों हमारा बनके तैयार हो गया। अब ध्यान समझिएगा, पाई ग्राफ द्वारा ये तो चार्ट बना। अब इसके बाद में पाई ग्राफ बनाना, तो आप उसी के नीचे बनाइएगा। मैं साइड में बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारा बन गया वृत्त। एक क्या बना? ध्यान समझिए, वृत्त बनाता हूँ। ये वृत्त बना जाके, अब ध्यान समझिए। सबसे पहले हमें बनाना है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर है। तो सबसे पहले हमें बनाना 108, तो हम ये बना दिया सबसे पहले 108। ठीक है, 108 डिग्री बन गया। ये कितना बना जाके हमारा? 108 डिग्री। फिर हमें कितना आना? 60 डिग्री, तो ये हम बना लिया 60 डिग्री। फिर हमें कितना आना? 48, तो ये बन गया हमारा 48। फिर हमें कितना आना? 54, तो ये बन गया हमारा 54। ठीक है, थोड़ा 60 बड़ा कर लेते हैं। ये हाँ सही तो बना, ये 60 बन गया। फिर कितना? 48, और फिर वो हमारा 54 हो गया। तो ये 108 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये हमारा 48 डिग्री हो गया। आप हाथ से ही बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि चांदे से नाप कर ये बनाएं। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं चांदी से नाप के बनाएं। यदि आपके पास समय बचता तो चांदी से बनाइए, वैसे अंदाज में इस तरीके से दोस्तों बना लीजिए। ये हमारा पाई ग्राफ बन के तैयार हो गया। चलिए नोट करिए। अगला देखिएगा दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर दोस्तों यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, ये योगफल लिखा है, यहाँ इसके नीचे यहाँ 60 लिखा है, ये 360। ठीक है, अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है
15 नंबर। 15 नंबर देखिए, कह रहा है यातायात बगीचे या हाँ सॉरी यातायात आयताकार बगीचे की लंबाई, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात, एवं चौड़ाई में अनुपात 5:4 है। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल, यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल, आयताकार बाग का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर हो, 2000 वर्ग मीटर हो। आगे दोस्तों आपसे कहता है तो बाग के चारों तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा। तो बाग के चारों ओर तार लगाने का खर्च कितना आएगा, यदि या नहीं, जबकि तार का मूल्य 15 रुपये मीटर है, जबकि तार का मूल्य 15 रुपये मीटर है। अब ध्यान समझिएगा, आसान प्रश्न है दोस्तों, कठिन नहीं, पर बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे दोस्तों कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात दे रखा है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो बाग के चारों तार लगाने का खर्च कितना आएगा। यानी दोस्तों सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखते हैं और बाग के चारों ओर लगाने का जो खर्च आएगा उसके परिमाप के बराबर आएगा। यानी कि हमें इसमें आयत का परिमाप निकालना है, जो परिमाप आएगा उसको हम क्या 15 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्च आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जब भी क्या बाग के चारों ओर, जब बाग के चारों ओर हम लगाएंगे तार तो उसके परिमाप के बराबर ही तो लगाएंगे। चलिए तो क्या दिया है, या मान लीजिए दिया है, क्या मान लीजिए ना, अनुपात दे रखा ना, तो माना आयताकार बगीचे की लंबाई, आयताकार बगीचे की लंबाई L बराबर 5x मीटर। मीटर क्यों माना, क्योंकि मीटर में दे रखा है। आयताकार बगीचे की चौड़ाई विड्थ B बराबर दोस्तों कितना 4x मीटर हो गया। आपसे क्या रहा है, बाग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयताकार बाग या बगीचे, कहीं आयताकार बाग नहीं लिखा था, अच्छा कहीं बाग लिखा कहीं बगीचा, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। चलो यहाँ भी बाग कर देते हैं, एक ही चीज़ देखिए बाग, तो यहाँ भी बाग करिए फिर, बाग का क्षेत्रफल कितना दे रखा, 2000 वर्ग मीटर, 2000 वर्ग मीटर है। तो दोस्तों आप जानते हैं क्या है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल। अच्छा आयत है तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो आयताकार बाग की लंबाई गुणे आयताकार बाग की चौड़ाई, तो क्षेत्रफल दोस्तों 2000 हो गया, लंबाई कितनी 5x होगी, चौड़ाई कितनी 4x होगी। देखिए 2000 बराबर 5 20 और x की मल्टीप्लाई से x स्क्वायर, यानी कि यहाँ से x स्क्वायर बराबर 2000 बटे 20, जो गुणे में वो बटे में जाएगा, 20 एकम 20, 20 दहम 100 होता है, यानी कि कितना 100 आएगा, यानी कि यहाँ से x स्क्वायर बराबर 100, यानी कि x बराबर √100। तो जब x बराबर √100 आए, इसके बाद यहाँ लगाता हूँ, यानी कि x बराबर दोस्तों 10 आए, x बराबर 10 मीटर आया। देखिए तो दोस्तों यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से आयताकार बाग की लंबाई निकाल लेंगे, L बराबर कितना 5 × x कितना 10 है,
भाई आयताकार बाग की लंबाई l है ना, वो x की वैल्यू 10 आ चुकी है, जहाँ x वहाँ 10 रखेंगे तो 5 × 10 यानी 50 मीटर। उसके बाद b कितना हमारा 4x, तो 4 × x की वैल्यू 10, 40 मीटर। तो क्या डालेंगे, आयताकार क्या कहा था, तो बाग के चारों ओर तार लगाने का खर्च, तो लिखेंगे आयताकार बाग का परिमाप। अब आयता का जो बाग का परिमाप होगा क्या, कितना होगा, 2 आयत है तो 2l + b। अब ध्यान समझिएगा, 2 ब्रैकेट में l कितना आपका 50 और b कितना 40, यानी कितना 2 50 40 90 180 आ गया, 180 मीटर आएगा परिमाप। तो दोस्तों इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या था, तो बाग के चारों ओर तार लगाने का खर्च, तो लिखेंगे अतः, पहले आप ये नोट करेंगे पूरा, फिर वो नोट करेंगे, उसके बाद इधर आएंगे, अतः बाग के चारों ओर तार लगाने का खर्च बराबर क्या करेंगे, 180 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 ही तो है, 1 मीटर 15 का कहा, 180 रुपये मीटर है, मतलब 1 प्रति मीटर कह लें, चाहे 180 रुपये प्रति मीटर कह लें, यहाँ लिख सकते हैं 180 रुपये प्रति मीटर है, यानी 1 मीटर लगाएंगे तो 15 रुपये पड़ेगा, या खाली मीटर लिखाओ तब भी प्रति का ही समझेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो 15 की मल्टीप्लाई 0 से गया तो 0 हो गया, 15 8 120 चले 12 और 15 12 7 2 2700 रुपये दोस्तों कितना खर्च आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए नोट करिए, 2700 रुपये दोस्तों हमारा टोटल खर्च आएगा। अब दोस्तों अगला करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर दोस्तों ध्यान समझिएगा, 16 नंबर कह रहा है आपसे, बहुत ध्यान समझिए। 16 नंबर दोस्तों कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49 59 तथा 105 नहीं तथा 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 तथा 5 शेष बचे, अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे दोस्तों। आपसे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें 49 59 तथा 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। दोस्तों मैंने पहले से बता के आपको रखा है, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप हमेशा मासा ज्ञात करें, बड़ी से बड़ी कहे या अधिकतम संख्या कहे। सबसे पहले दोस्तों जो शेष बचने वाला होगा तो उसको कैसे करेंगे, 49 है, 59 है, 109 है, इसमें जो शेष बचने के लिए कहता है घटा दीजिए। कह रहा 49, 59 तथा 109 में भाग देने पर क्रमशः, यानी कि जो पहले नंबर पे पहले वाले में, दूसरे वाले में और 5, ये घटाने पे कितना आएगा, 49 में से गए 48, यहाँ बचा जाके 6, 5 56 और यहाँ 104। अब देखिए भाग कर लें तो 48 से 56 को भाग करेंगे तो 48 × 48 हो गया, कितना बचा जाके यहाँ पर 16 में से 8 गए 8 और 8 6 48, पूरा कट गया। अब यही 8 200 लेंगे, यदि इससे 104 कट गया पूर्णतया तो यही हमारा लास्ट मासा हो जाएगा। देखिए 8 × 8 हो गया, 2 बचा 0, 8 × 24, ये तो पूरा कट गया, शेष पर 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः वह बड़ी से बड़ी अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या रिक्वायर्ड नंबर्स बराबर 8, ठीक है। चलिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया। 16 के बाद 17 नंबर देखिएगा,
17। 17 नंबर दोस्तों कहता है, ध्यान से, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए कैसे करेंगे, आसान है। इसके पहले मैं आपको क्या 90 और 120 का कोण बनवा चुका हूँ, मॉडल नंबर 1 और 2 में हमने लिया है। देखिए पट्टी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो मैं कर रहा हूँ वही आपको लिखना भी है, इसमें रचना भी लिखना पड़ेगा। ए बी, सबसे पहले एक उचित लंबाई की एक रेखाखंड ए बी खींचा, एक रेखा खींचा, फिर उचित लंबाई का एक चाप दोस्तों पी क्यू लगाया, जो रेखा ए बी को बिंदु पी पर काटता है। फिर दोस्तों प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक बिंदु पी पर रखेंगे। ए पी बिंदु पी को केंद्र मानकर ए पी त्रिज्या का एक चाप लगा देंगे इस तरीके से। बिंदु पी को केंद्र मानकर ए पी त्रिज्या, एक चाप थोड़ा गड़बड़ लग गया है, इस तरीके से लगाएंगे, अभी भी नहीं लगा सही, इस तरीके से लगेगा, ठीक है। और इसको इससे मिला देंगे, ये बिंदु सी होगा, यही कोण हमारा 60 डिग्री बन जाएगा पहले चाप में। पी क्यू आर, समझ गया कि नहीं। क्या करना है, सबसे पहले उचित लंबाई का एक रेखा ए बी खींचना है, फिर बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखना, एक उचित नाप का एक चाप पी क्यू लगा लेना है। फिर जितनी ए पी डिस्टेंस है उतनी ही रखनी है, डिस्टेंस को कम नहीं करना है। प्रकार की नोक को पी पर रखना, एक चाप लगा देना, जहां पर जो चाप लगाया है वो काटे, उसको मिलाते हुए रेखा खींच देनी। तो रचना क्या लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, पहली लाइन, सर्वप्रथम एक उचित नाप की एक रेखा ए बी खींचा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बिंदु ए को केंद्र मानकर उचित लंबाई का एक चाप पी क्यू लगाया, जो रेखा ए बी को बिंदु पी पर काटता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, बिंदु P को केंद्र मानकर AP त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो चाप PQ को बिंदु R पर काटता है। बिंदु A को R से मिलाते हुए AC रेखा खींचा। अतः इसके नीचे अतः अभीष्ट कोण CAB बराबर 60 डिग्री। ये दोस्तों हमारा फाइनल हो गया। आंसर लिखो चाहे लिखो, बस ये 60 बन गया, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों रचना लिखेंगे। अच्छा भाई साहब, मैंने बोला नहीं समझ पाए हो, वैसे तो मैंने धीमे धीमे बोला, समझ गए हो, नहीं समझ पाए तो चैप्टर में मैंने आपको समझाया है, तो सिलेबस में जाके सब 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री सबकी मैंने रचनाएं दिखाई है, और 30 डिग्री की भी दोस्तों मैंने क्या कोण बनवाया है। 17 के बाद दोस्तों 18 और अंतिम प्रश्न दोस्तों। 18 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 4 माइनस का बड़ा ब्रैकेट 4 माइनस का मझिला ब्रैकेट 4 माइनस का छोटा ब्रैकेट 4 माइनस का 4 और माइनस का 4, सब 4 4 4 को सरल कीजिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आसान प्रश्न है पर समझना ध्यान से है। कैसे करना है दोस्तों, यह प्रश्न बार्ड मास पर आधारित है। सबसे पहले जो दे रखा है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है, और बार्ड मास मैंने समझाया है दोस्तों। क्या होता है, BODMAS। बी क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कौन होता है, लाइन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, फिर दोस्तों छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, और फिर दोस्तों बड़ा ब्रैकेट। ये ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद दोस्तों ओ का मतलब ऑफ होता है, क्या दोस्तों आपको का लिखा मिलेगा, और इसकी जगह पर दोस्तों मल्टीप्लाई लगाकर हम सॉल्व कर लेते हैं। डी का मतलब दोस्तों डिवाइड होता है, एम का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब दोस्तों जोड़ होता है, सब ऐड करना, फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन करना। इसी क्रम में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को, ठीक है। देखिए 4, और फिर दोस्तों इसी क्रम में सॉल्व करेंगे, जैसे माइनस गुणा प्लस माइनस, इसमें चारों मिलेंगे तो सबसे पहले भाग को,
ठीक है। भाग नहीं तो गुणा को, गुणा नहीं है, भाग गुणा दोनों नहीं तो प्लस है तो प्लस को सॉल्व करेंगे, माइनस है तो माइनस सॉल्व करेंगे, चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस को सीधे सॉल्व करेंगे। तो 4 बड़ा ब्रैकेट 4 माइनस मंजिला ब्रैकेट 4 माइनस छोटा ब्रैकेट 4, इसको सॉल्व करेंगे। 4 में से 4 जाएगा, जिस पे बार लगा सिर्फ उससे मतलब हमारा, इस माइनस से मतलब नहीं, सिर्फ आप समझिए इतना लिखा। तो 4 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 0, तो 0 छोटा ब्रैकेट बंद मंजिला ब्रैकेट बंद कि 4 माइनस 4 और माइनस का देखिए 4 में से 0 गया तो 4 मंजिला ब्रैकेट लग गया। 4 माइनस देखिए 4 माइनस 4 में से 4 जाएगा दोस्तों 0 बचेगा, तो 0 आ गया। फिर कितना 4 माइनस 4 में से 0 गया तो 4 बचा जाएगा, यानी कि 0 आंसर आ गया। बहुत आसान है, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि मॉडल पेपर 3 आपको विधिवत से समझ में आया होगा। यदि आपने लगाया भी होगा तो आपको भी दोस्तों समझ में आएगा, मज़ा आया होगा लगाने में। अब आपको बताना है कि मॉडल पेपर में आपको जो सॉल्व किया है कैसा लगा और कितने नंबर आप पाए, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, ये भी दोस्तों जरूर बताइएगा। और वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी प्रशिक्षुओं तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके, ये आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी है। दोस्तों आप यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और यदि हमारी कही हुई बात आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है। आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।